हेलो फ्रेंड्स, मैं जुनैद अजीज़। ब्रॉड रिवर क्लासेस आपका फिर से स्वागत करता है। पिछले दिनों में एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था कि इस चैनल पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक कंप्लीट सीरीज़ ऑफ सोशल स्टडीज़ फ्रॉम 6 to 12th स्टैंडर्ड, और जहां हम लोग सोशल स्टडीज़ के सभी सब्जेक्ट पे चैप्टर वाइज कंटेंट वाइज डिस्कस करेंगे। किसी कारणवश थोड़ी देर हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये सीरीज़ हमारा चलेगा यहाँ पे स्टैंडर्ड 6 से लेकर के 12 तक, जिसमें सोशल स्टडीज़ के सभी सब्जेक्ट को हम लोग चैप्टर वाइज और कंटेंट वाइज कवर करेंगे। तो जो बच्चे स्टैंडर्ड 6 से 12 के बीच में किसी भी क्लास के हैं, तो उनको एक सजेशन है मेरा कि अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो नोटबुक और पेन लेकर के बैठे, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स जो अंदर से निकाल के आपके सामने रखेंगे जो जनरली बच्चों को समझ में नहीं आती है, या बच्चे के सामने वो चीज़ एक प्रॉब्लम बन करके सामने आती है। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करने के पीछे जो मेरा बुनियादी मकसद है कि जो बच्चे सोशल स्टडीज़ में जहाँ भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो उनका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाए। इसलिए मैंने कहा था कि जहाँ मुश्किलें आसान हो जाती हैं उसी का नाम ब्रॉड रिवर क्लासेस है। तो थोड़ी देर हुई, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 6 से। जैसे स्टैंडर्ड 6 में के सोशल स्टडीज़ में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और सिविक्स मतलब पॉलिटी है। तो इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को हम लोग पहले लेंगे और उसको चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। स्टैंडर्ड 7th में फिर चलेंगे, फिर उसके उस सब्जेक्ट को कवर करेंगे, फिर 8, फिर 9, 10, ऐसे ही 12 तक चलेंगे हम लोग। फिर दूसरे सब्जेक्ट में आएंगे स्टैंडर्ड 6 से, फिर उसको कवर करेंगे 12 तक। फिर जो तीसरा चौथा सब्जेक्ट होता है सोशल स्टडीज़ का, उसको बारी बारी से हम लोग कवर करेंगे। तो जो पढ़ने वाले बच्चे स्टैंडर्ड 6 से 12 के बीच में हैं, तो उनको सजेशन है और रिक्वेस्ट भी है कि अगर इस वीडियो से या इस चैनल से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं या चाहते हैं कि यहाँ से हम कुछ लें, कुछ सीखें, तो आपको चाहिए कि नोटबुक और पेन लेकर के बैठे। जहाँ भी ऐसी किसी टॉपिक पे हमारी बात होगी आपके साथ, या कुछ ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, इट शुड बी राइट डाउन, कि अगर इसको लिखा जाना चाहिए तो आप इसको लिखें, क्योंकि अगर आप उसको लिखते हैं ये चीज़ हमेशा आपके साथ रहेगी। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 6 से। जो 6 से सबसे पहले हम ज्योग्राफी पोर्शन को पकड़ते हैं। तो स्टैंडर्ड 6 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी में जो पहला लेसन है वो सोलर सिस्टम है, जिस पर एक लेक्चर मेरा हो चुका है। जो वो इनकम्प्लीट है उस पर अगले दिनों में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं उसके दूसरे लेसन पे, जिसका नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये स्टैंडर्ड 6 पोर्शन ज्योग्राफी लेसन नंबर 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आज मेरे डिस्कस का जो टॉपिक होगा वो लैटिट्यूड होगा। और आइए आप नोटबुक पहले निकालिए और बैठिए, और फिर हम लोग चलते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। बच्चों, आपने ग्लोब को देखा होगा। तो जब आप ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि ग्लोब इज जस्ट अपीयर एज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ये ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। ऐसा इसलिए लोग बनाते हैं कि इतनी बड़ी पृथ्वी को, जो 51 करोड़ 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे फैली हुई है, कि इसको खुली आंखों से पूरी पृथ्वी को एट ए टाइम देखना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको ठीक ढंग से समझने के लिए, लैंड एंड वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा नमूना इसका बना करके प्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम है ग्लोब। तो आप सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि व्हाट इज ग्लोब। तो ग्लोब क्या है? तो ग्लोब का मतलब यहाँ ये हुआ कि ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना जो पृथ्वी को प्रेजेंट करता है, वो ग्लोब है। अब ग्लोब को जब आप ध्यान से देखेंगे तो पता ये चलेगा कि ग्लोब का ऊपर और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा चपटा होता है और बीच में उभरा होता है। तो ये मतलब पृथ्वी का जो ये शेप है, इस शेप के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ग्लोब तो एक मॉडल हो गया अर्थ का। अब उस मॉडल को देखने के बाद समझ में बात आती है कि ये ऊपर और नीचे से थोड़ा सा चपटा है। आप स्क्रीन पर भी इस ग्लोब को देख सकते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, और बीच में वो थोड़ा उभरा हुआ है।
तो पृथ्वी के इस शेप के बारे में कंफ्यूजन पिछले कई सौ सालों से लोगों के बीच में रहा है कि शुरू में कुछ लोगों ने कहा कि पृथ्वी एक चपटे आकार की है, फिर किसी ने बाद में कहा कि पृथ्वी गोल आकार का है। लेकिन फर्डिनेंड मैग्नल जो दुनिया का सबसे बड़ा नेविगेटर अब तक साबित हुआ है, उन्होंने 1521 ईस्वी में इस बात को साबित कर दिया कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है बल्कि ये गोल है। ऐसा इसलिए कि अगर हम लोग 40,024 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं पृथ्वी पे, तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने अपना सफर शुरू किया था। उन्होंने अपने इस सफर या अपने इस यात्रा के माध्यम से ये साबित किया कि पृथ्वी चपटी नहीं है, इसके किनारे ढालू नहीं है, बल्कि ये गोल आकृति की है और इसका जो सरकमफ्रेंस है वो 40,024 किलोमीटर का है। मतलब 40,024 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद हम पृथ्वी के उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से हमने सफर शुरू किया था। तो लोगों के अंदर जो ये भ्रम था, ये एक इल्यूजन था कि पृथ्वी चपटी है, तो इस भ्रम को फर्डिनेंड मैग्नल ने 1521 ईस्वी में ख़त्म कर दिया। लेकिन रिसर्च जो अभी नए आए हैं, जो रिसेंट रिसर्च है पृथ्वी के शेप के बारे में, तो इसमें कुछ और नई बातें सामने आई है। तो इसमें जॉन हर्शल का कहना है कि पृथ्वी ना तो चपटी है, ना ही इसके किनारे ढालू हैं, ना ही ये तो कंप्लीट गोल है, ना ही ये तो नारंगी के समान है, ना ही ये तो बॉल की तरह गोल है, बल्कि पृथ्वी अपने ही आकार की है। तो पृथ्वी के इस आकार का नाम उन्होंने ज्वाइड दिया, GEOIDE, ज्वाइड। मतलब पृथ्वी किसी दूसरे आकार की नहीं है, न तो ये गोल है, न चपटी है, न स्लोपी किनारे वाली है, बल्कि पृथ्वी का एक अलग ही आकार है और उस आकार का नाम इन्होंने दिया ज्वाइड। इसको आप याद रखेंगे, मतलब पृथ्व्याकार। पृथ्वी का जो आकार है, इसका जो शेप है, उसको ज्वाइड बोलते हैं। ये जॉन हर्शल का नया रिसर्च कंसेप्ट है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि पृथ्वी न तो चपटी है, न तो गोल है, न इसके किनारे ढालू हैं, बल्कि पृथ्वी के आकार की है, जिसको उन्होंने ज्वाइड नाम दिया। तो पृथ्वी का जो शेप है वो ज्वाइड है। ये दूसरा क्वेश्चन यहां से था। पहला ग्लोब था, व्हाट इज ग्लोब, जिसके बारे में आप क्लियर हुए। दूसरा था कि पृथ्वी का आकार क्या है। तो पृथ्वी का आकार जो है वो गोल नहीं है, चपटा नहीं है, बल्कि ये ज्वाइड है, GEOIDE, याद रखेंगे इसको, ज्वाइड। हिंदी में इसको बोलते हैं पृथ्व्याकार। पृथ्वी के आकार को ज्वाइड बोलते हैं। अब हम लोग तीसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं। जब आप ध्यान से ग्लोब को देखेंगे या वर्ल्ड के मैप को जब आप देखेंगे, तो पता चलेगा कि उसमें हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कुछ लाइंस खींचे जाते हैं। अगर आपके सामने से ये चीज गुजरी है तो सही है, अगर नहीं गुजरी है तो आप ग्लोब को एक बार ध्यान से देखें कि पृथ्वी पे, मतलब ग्लोब पे, पैरेलल्स और वर्टिकल लाइंस का एक नेटवर्क, एक जाल बनाया हुआ है। अब ये जाल क्या है, उसी को समझने की जरूरत है। तो वो जाल में दो बातें आएंगी, एक आएगा लैटिट्यूड्स एंड पैरेलल्स, दूसरा आएगा लॉन्गिट्यूड्स एंड मेरिडियंस। तो अभी हमारी बात होगी आपके साथ पैरेलल्स एंड लैटिट्यूड पे, बाद में बात करेंगे मेरिडियंस एंड लॉन्गिट्यूड पे। तो अब आइए हम लोग समझते हैं। बच्चों, आपने ग्लोब को गौर से देखा या वर्ल्ड के मैप को आप सामने रखिए और उसको ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि पूरे पृथ्वी के बीच में वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इसका वैल्यू होता है 0 डिग्री। इस इक्वेटर ने पूरे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, एक नॉर्थ दूसरा साउथ। इसलिए इस इक्वेटर को हम लोग इक्वल डिवाइडर भी बोलते हैं, क्योंकि इसने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा। अब इस इक्वेटर के नॉर्थ वाला जो पोर्शन है, मतलब इस इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक जहां पृथ्वी चपटी है, उस पोर्शन को हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं। और नीचे वाला जो पोर्शन है, मतलब साउथ, इक्वेटर के साउथ में, उसको हम लोग साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो इस तरह से इक्वेटर ने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट करके नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को बनाया। इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक का एरिया नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ पोल तक का एरिया साउथ हेमिस्फीयर कहलाया। यहां तक क्लियर है। अब उसमें आप देखेंगे
कि उस इक्वेटर से नॉर्थ पोल में जहां पे 90 डिग्री का एंगल आप देखेंगे, वहां तक और भी कई सारे पैरेलल लाइन खींचे जाते हैं जो इक्वेटर के पैरेलल्स होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल वेज में खींचे जाते हैं लाइन। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स। क्या बोलते हैं? पैरेलल्स। अब 0 डिग्री के इस इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक एक एक करके 90 लाइंस खींचे जाते हैं जो पैरेलल्स कहलाते हैं। फिर उसी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 0 डिग्री के इक्वेटर से नीचे साउथ पोल तक एक एक करके 90 लाइंस खींचे जाते हैं जो साउदर्न पैरेलल्स कहलाते हैं। तो पैरेलल्स को इंडिकेट करने के लिए हम लोग एन और एस लेटर का सहारा लेते हैं। जो पैरेलल्स इक्वेटर के नॉर्थ में होगा वो नॉर्दर्न पैरेलल्स कहलाएंगे, जो साउथ में होगा वो साउदर्न पैरेलल्स कहलाएंगे। तो इसके लिए एन और एस लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक जो पैरेलल्स के नंबर हैं वो 90 हैं, और नीचे इक्वेटर से साउथ पोल तक जो पैरेलल्स के नंबर होंगे वो 90 है। तो इस तरह से 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो नंबर ऑफ पैरेलल्स पूरे ग्लोब पर 180 डिग्री हुए, जिसमें 90 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में, 90 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में। यहां तक आप समझ गए। अब आप ध्यान से देखें मैप को या ग्लोब को। एक पैरेलल से दूसरे पैरेलल के बीच का जो कुछ डिस्टेंस होगा, जो आपको क्लियर दिखाई देगा मैप पे, ये सारे पैरेलल्स चिपके हुए नहीं होते हैं। एक पैरेलल से दूसरे पैरेलल के बीच में कुछ गैप, कुछ डिस्टेंस होता है। इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, और ये डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर का। तो ये 100 किलोमीटर का जो गैप है, डिस्टेंस है एक पैरेलल से दूसरे पैरेलल के बीच में, ये गैप या ये डिस्टेंस ही लैटिट्यूड कहलाता है। ये नॉर्थ में भी ऐसे ही सिमिलर काउंट होता है और साउथ में भी ऐसे ही काउंट होता है। तो ये रहा आपका पैरेलल्स और लैटिट्यूड। नंबर ऑफ पैरेलल्स हो गए 180 डिग्री, जिसमें 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 90 साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये पैरेलल्स हो गए। और दो पैरेलल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 111 किलोमीटर मेजर किया जा चुका है। तो इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। यहां तक तो आप क्लियर हैं। अब हम बात करेंगे मेजर पैरेलल्स पे। अब ये कंटेंट यहां पे चेंज हो रहा है। व्हाट इज लैटिट्यूड, ये क्लियर हुआ कंसेप्ट। व्हाट इज पैरेलल्स, ये भी कंसेप्ट हुआ। अब बात करेंगे मेजर पैरेलल्स। आप इसको राइट डाउन करिए नोटबुक पे कि मेजर पैरेलल्स कौन है। ग्लोब को या वर्ल्ड के मैप को ध्यान से आप देखेंगे तो उस पर कुछ मेजर पैरेलल्स बनाए गए हैं। ये मेजर पैरेलल्स हीट जोन का डिमार्केशन लाइन है जिस पर बात होगी मेरी। तो इक्वेटर के बाद अगर आप नॉर्थ में आते हैं तो एक 23.5 डिग्री की एक पैरेलल लाइन खींची जाती है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये एक पैरेलल हुआ। फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही और ऊपर बढ़ेंगे तो 66.5 डिग्री की एक लाइन और खींची जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ही। ये भी एक पैरेलल है, इसका नाम है आर्कटिक सर्किल। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में दो मेजर पैरेलल्स हुए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल। एक का वैल्यू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 23.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्किल का वैल्यू 66.5 डिग्री नॉर्थ। फिर आप साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, इक्वेटर के नीचे, आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। वहां भी 23.5 डिग्री की एक साउदर्न पैरेलल होती है, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर और नीचे जाएंगे तो 66.5 डिग्री की एक और लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल ही वे में वो लाइन होगी, उसका नाम होगा अंटार्कटिक सर्किल। तो अब आप याद रखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक नॉर्थ में दूसरा साउथ में, दोनों का वैल्यू 23.5 डिग्री। फिर नॉर्थ में 66.5 डिग्री की एक लाइन जिसका नाम है आर्कटिक सर्किल, साउथ में 66.5 डिग्री की एक और लाइन अंटार्कटिक सर्किल। तो दो नॉर्थ में हुए, दो साउथ में। ये सारे मेजर पैरेलल्स हैं जो ग्लोब पे खींचे जाते हैं या फिर वर्ल्ड के मैप पर खींचे जाते हैं
ताकि इससे टाइम जोन का, सॉरी हीट जोन का या क्लाइमेट जोन का हम लोग डिमार्केशन आसानी से कर सकें। तो बच्चों ये रहा आपका मेजर पैरेलल्स, जिन्हें आपको याद रखना है। आप इसके वैल्यू के साथ राइट डाउन भी कर सकते हैं, आप इसको याद भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हीट जोन्स पे या क्लाइमेट जोन्स पे, तब हम लोग चलेंगे लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो आप इसको नोट डाउन करिए। अगले दिन से हम रोज इस चैनल पे आपके लिए इसी तरह की कुछ न कुछ नई चीज़ें कंटेंट वाइज लेते आएंगे और आप इसको लिखते चलिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।